सभी बच्चे ध्यान दें। अ, हमने जितना भी अभी तक क्लास लिया है, आपका यूट्यूब क्लास लिया है, पढ़ने के बाद आप बिल्कुल ही इस वीडियो को ज़रूर लाइक करेंगे और साथ ही कमेंट में हमें बतलाएंगे कुछ और क्या इसमें जोड़ने की आवश्यकता है। ठीक है, तो इस पर ध्यान रखेंगे। फिर हम चलेंगे आपका क्लास 12 भारतीय इतिहास के कुछ विषय और भाग टू। पार्ट भाग टू में है आपका पॉइंट नंबर चैप्टर नंबर 9, मुगल शासक और इतिवृत्ति। ठीक है, पॉइंट 6 है राजधानियां और दरबार। इससे पहले हम लोगों ने बिल्कुल ही मुगल साम्राज्य के बारे में पढ़ा, किस तरह से उनका आगमन हुआ, बहुत ही संक्षिप्त में पढ़ा। साथ ही उसके प्रशासन के बारे में थोड़ी बहुत जानकारी हासिल किया और किस तरह से मुगल शासकों की जीवनी तैयार की गई या उनका इतिहास लिखा गया, कैसे उन्होंने अपने दरबार में इतिहासकारों को संरक्षण दिया और किस तरह से उन्होंने रचना को बिल्कुल ही आगे बढ़ाकर रखा। ठीक है, जिसके मार्फत हम लोग साहित्यिक स्रोत के रूप में इस्तेमाल करते हैं। यहाँ पर आपने ये भी देखा कि पांडुलिपियों की रचना भी किस तरह से इन्होंने किया या इनके दरबार में हुआ। फिर आप देखेंगे कि कला का जो कोऑर्डिनेशन है, कला का समन्वय है, ये भी आपने पढ़ा। और अकबरनामा या बादशाहनामा की रचना अबुल फजल, जो कि एक महान विद्वान था और मुगल दरबार में रहता था, खास करके आगरा में ये रहा हुआ था। ठीक है, जिनके जो अरबी भाषा में भी अपने ज्ञान को हासिल किए हुए था और फारसी में हासिल किए हुए था, यूनानी दर्शन में हासिल किए हुए था और सूफीवाद में बिल्कुल कि वह एकदम विद्वान था। ठीक है, तो आप देखिए ऐसे ऐसे प्रभावशाली लोग मुगल दरबार में रह रहे हैं। और इसी तरह से पॉइंट 5 में आपने एक आइडियल स्टेट के बारे में जाना, यानी किस प्रकार मुगल शासक अपने आप को एक दैवीय सत्ता के रूप में जोड़ता था। ठीक है, एक दैवीय राइट के रूप में, दैवीय लाइट के रूप में जोड़ता था। तो ये भी आपने पढ़ा। अब अगला जो है पॉइंट हमारा, ये राजधानियां और दरबार है। तो मैं आपको बतला दूं कि मुगल साम्राज्य का जो हर्ट प्लेस है, तो लाजमी है किसी भी साम्राज्य का हेडक्वार्टर एक हुआ करता था और उस हेडक्वार्टर से ही वह अपने पूरे प्रांतों पर, पूरे साम्राज्य पर निगरानी रखा करता था, जहां दरबार भी लगता था। तो 16वीं और 17वीं शताब्दियों के दौरान मुगलों की राजधानियां बड़ी तेजी से स्थानांतरित होने लगी। अब देखेंगे कि ये राजधानियां जो प्लेसेस चेंज होता है। हालांकि बाबर ने लोदियों की राजधानी आगरा पर अधिकार कर लिया था, यानी समझ लीजिए कि दिल्ली सल्तनत का अंतिम जो वंश था वो लोधी वंश था और उस लोधी वंश की जो अपनी राजधानी थी वह उत्तर प्रदेश के आगरा में थी, आज के उत्तर प्रदेश के आगरा में थी। ठीक है, तो बाबर ने वहां पर कब्जा कर लिया और उसके बाद उन्होंने शासन के 4 वर्षों के दौरान राजसी दरबार भिन्न भिन्न स्थान पर लगाए जाते रहे। चूंकि एक बड़े साम्राज्य को उन्होंने खड़ा किया था, तो उनको ये चुनने में परेशानी हो रही थी कि किस प्लेस से रह करके हम अपने साम्राज्य की निगरानी आसानी से चारों तरफ कर सकें। ठीक है, तो 1560 ईस्वी के दशक में अकबर ने आगरा के किले का निर्माण करवाया। आप इस पॉइंट को याद रखेंगे कि 1560 के दशक में अकबर ने आगरा के किले का निर्माण करवाया और इसे आसपास के क्षेत्रों के खदानों से लाए गए बलुआ पत्थर से बनाया गया था। तो देखिए, आसपास बलुआ पत्थर एक जो होता है भुसभुसा टाइप का होता है, हालांकि वो पता नहीं कैसे टिकाऊपन रहता है, जो भी हो, फिर भी इन्होंने ये अपनी किले के निर्माण में इस बलुआ पत्थर का इस्तेमाल किया। 1570 के दशक में उसने फतेहपुर सीकरी में एक नई राजधानी बनाने का निर्णय लिया। तो देखेंगे 1560 के दशक में आगरा के किले का निर्माण किया। ठीक है, और 70 के दशक में फतेहपुर सीकरी में एक नई राजधानी बनाने का निर्णय लिया। और इस निर्णय का कारण यह हो सकता है कि सीकरी अजमेर को जाने वाली सीधी सड़क पर स्थित था।
इसका मतलब है शासक का ध्यान हमेशा ऐसे प्लेस पर रहता था जहां से वह एक जंक्शन के रूप में पूरे साम्राज्य की निगरानी कर सके। और जब नौबत पड़े, चाहे युद्ध की नौबत पड़े, चाहे उसकी निगरानी की नौबत पड़े, तो वह बिल्कुल ही सीधी सड़क के साथ, सीधी मार्ग के साथ वह जा करके अपनी समस्या का समाधान कर सकता था। जहां शेख मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह उस समय तक एक महत्वपूर्ण तीर्थस्थल बन चुकी थी, अजमेर, ठीक है, आज भी बिल्कुल बना हुआ है। मुगल बादशाहों के चिश्ती सिलसिले के सूफियों के साथ घनिष्ठ संबंध बने। अब देखिए, अकबर ने सिकरी में जुम्मा मस्जिद के बगल में ही शेख सलीम चिश्ती के लिए सफेद संगमरमर का एक मकबरा बनाने का आदेश दिया। ठीक है, अब ये इनके पैसे से बनेंगे। और विशाल मेहराबी प्रवेश द्वार, बुलंद दरवाजा जिसको कहते हैं, मतलब गुंबद के नुमा की आकार का, ठीक है, 2 पिलरों के ऊपर जो दरवाजा बनाया गया उसे मेहराबी प्रवेश द्वार के नाम से जानते हैं, आपको मिलेगा। ठीक है, जस्ट लाइक देखने पर ऐसा लगेगा जैसे वह मस्जिद हो या मठ हो, लेकिन बकायदा वह प्रवेश द्वार ही होता था। अब इसका निर्माण करने का उद्देश्य क्या था? तो वहां आने वाले लोगों को गुजरात में मुगल विजय की याद दिलाना था। इसका मतलब है कि गुजरात विजय के बाद उन्होंने बुलंद दरवाजे का निर्माण किया। किसने? तो अकबर ने किया। तो 1585 ईस्वी में उत्तर पश्चिम को और अधिक नियंत्रण में लाने के लिए, यानी उत्तर पश्चिम का मतलब समझ जाओ, ये पाकिस्तान का पंजाब प्रांत, भारतीय पंजाब प्रांत और राजस्थान प्रांत, ठीक है, इस तरह के जो प्रांत थे उसको अधिक नियंत्रण में लाने के लिए उन्होंने राजधानी को लाहौर स्थानांतरित कर दिया। यानी मुगलों की राजधानी लाहौर भी रही है। और इस तरह 13 वर्षों तक अकबर ने इस सीमा पर गहरी चौकसी बनाए रखी। जरा आप विचार करेंगे कि ये जो राजधानी परिवर्तन किए गए वो किस लिए किया गया, क्यों किया गया? शाहजहां ने अपनी विवेक नीति का इस्तेमाल कर राजकोषीय नीतियों को आगे बढ़ाया। ठीक है, और इमारत निर्माण के अपने शौक को पूरा करने के लिए, ठीक है, पर्याप्त धन इकट्ठा कर लिया। जैसा कि आपने पहले के शासकों के संदर्भ में देखा कि राजतंत्रीय संस्कृतियों में इमारत निर्माण कार्य राजवंशीय सत्ता, धन तथा प्रतिष्ठा का सर्वाधिक स्पष्ट और ठोस प्रतीक था। मुसलमान शासकों के संदर्भ में इसे धर्मनिष्ठा के एक कार्य के रूप में भी देखा गया। तो अब आप समझिए कि शाहजहां ने धन इकट्ठा करके और क्या किया? एक महल का निर्माण किया। जरा आप विचार करें कि किस महल का निर्माण किया। ठीक है, और इसमें सारा का सारा पैसा, राजकोषीय पैसा लगाया गया, अपने राजकोष का पैसा लगाया गया। 1648 ईस्वी में दरबार, सेना और राजसी खानदान आगरा से नई निर्मित शाही राजधानी शाहजहानाबाद चले गए। यानी दिल्ली के प्राचीन रिहायशी नगर में शाहजहानाबाद एक नई और शाही आबादी बसी, दिल्ली में अब बसने लगा। तो यहां उन्होंने लाल किला, जामा मस्जिद, चांदनी चौक के बाजार की वृक्ष वीथी और अभिजात वर्ग के बड़े बड़े घर थे। शाहजहां का यह नया शहर विशाल और भव्य राजतंत्र की ज्यादा औपचारिक कल्पना को व्यक्त करता था। इसका मतलब है कि शाहजहां ने जो ढेलिका है, जो इंद्रप्रस्थ है, जो शाहजहानाबाद है, वहां पर इन्होंने राजधानी को स्थापित किया। तो आपने देखा कि किस तरह से राजधानी स्थापित, एक मतलब राजधानियों का स्थानांतरण किया जा रहा है। मैं फिर से आपको दोहरा दूं कि ये आपका जीएस में काम करेगा। ठीक है, ये आपका जीएस में काम करेगा। सबसे पहले आपको ये ध्यान रखने हैं कि
जब बाबर सत्ता पर आता है लोदी को पराजित करके, तो उस समय बाबर 4 वर्षों तक अपनी राजधानी को आगरा ही बनाए रखता है। ठीक है, 4 वर्षों तक उन्होंने अपनी राजधानी को आगरा ही बनाए रखता है। और आगे चल करके इसी आगरा में बाबर के बाद का, ठीक है, जो शासक था अकबर ने, उन्होंने आगरा में एक किले का निर्माण करवाया। ईस्वी है 1560 ईस्वी का दशक। मैं इसलिए रिवीजन कर रहा हूं क्योंकि ये आपका जीएस में पूछा जाएगा, ऑब्जेक्टिव में पूछा जाएगा। ठीक है, इसके बाद 70 के दशक में उसने फतेहपुर सीकरी में भी एक नई राजधानी बनाने का निर्णय लिया। और फिर उसके बाद आप देखेंगे कि एक बुलंद दरवाजा अकबर ने बनवाया। ठीक है, वो गुजरात विजय की याद में बनवाया। और 1585 ईस्वी में अकबर ने उत्तर और पश्चिम इलाके पर गहरी निगरानी रखने के लिए उन्होंने अपनी राजधानी को लाहौर स्थानांतरित कर दिया। ठीक है, और इस तरह 13 वर्षों तक अकबर ने अपनी सीमा पर गहरी निगरानी बनाए रखा। फिर आप देखेंगे कि शाहजहां के बारे में, तो शाहजहां ने अपनी राजधानी को आगरा से स्थानांतरित करके शाहजहानाबाद दिल्ली में स्थापित कर दिया, आज के दिल्ली में स्थापित कर दिया, जो कभी इंद्रप्रस्थ के नाम से जाना जाता था, जो कभी ढीलिका के नाम से जाना जाता था। ठीक है, और वहां भी शाहजहां ने लाल किले का निर्माण करवाया, जामा मस्जिद का निर्माण करवाया, और ये चांदनी चौक के बाजार का भी। ठीक है, ये हुआ आपका राजधानी। 6.2 में है मुगल दरबार। शासक पर केंद्रित दरबार की भौतिक व्यवस्था ने शासक के अस्तित्व को समाज के हृदय के रूप में प्रदर्शित किया। मतलब इस टर्म को जरा समझिए कि मैंने पहले भी कहा था आपसे, क्या कहा था कि कृषि उत्पादन यानी कृषि का अतिरिक्त शेष मात्रा में उत्पादन, जिसको हम कहते हैं सरप्लस प्रोडक्शन, यानी कृषि का अधिशेष मात्रा में उत्पादन का होना। जहां ये आर्थिक सिस्टम अगर मजबूत हो गया किसी भी शासक का, तो उसकी साम्राज्य उतनी ही मजबूत बनती है। अगर शासक की नीति विवेक रहा, अगर विवेक नीति उनकी अच्छी रही, रणनीति अच्छी रही, तो उसका समाज जो भौतिक व्यवस्था के रूप में मजबूती को दर्शाता है। यहाँ आम जनता का समाज नहीं बल्कि शासक का। ठीक है, अब इसका केंद्र बिंदु इस प्रकार के राज सिंहासन अथवा तख्त था, जिसने संप्रभु के कार्यों को भौतिक स्वरूप प्रदान किया था। ठीक है, और एक ऐसे स्तंभ के रूप में देखा गया जिस पर धरती टिकी हुई थी। अब जरा समझिए इस चीज को कि हजारों सालों से भारत में राजतंत्र का प्रतीक रही एक क्षत्रिय शासक की कांति को सूर्य की कांति से पृथक करने वाली मानी जाती थी। जब आप बात करेंगे क्षत्रिय शासक, तो क्षत्रिय नहीं है, क्षत्रिय शासक है। तो लाजमी है कि यहां पर जो शासक हुए, ठीक है, मोस्टली क्षत्रिय हुए, और जो भी शासक हुए वे राजतंत्र का हिमायती रहे। अब हमें कुछ इतिहास से जानकारी मिलती है कि मुगल सम्रांत वर्गों के बीच, दैट मीन्स मुगल अमीर वर्गों के बीच हैसियत को निर्धारित करने के लिए नियमों को बड़ी स्पष्टता के साथ रखा था। तो आपने इससे पहले पढ़ा था क्या, जमा और हासिल का फर्क पढ़ा था, मैंने पढ़ाया था आपको, जमींदार पढ़ाया था मैंने आपको। ये जो प्रक्रिया थी, ठीक है, ये इनके रईसी को दर्शाता था। किसी भी दरबारी को शासक द्वारा दिया गया स्थान बादशाह की नजर में उसकी महत्ता का प्रतीक था। और एक बार जब बादशाह सिंहासन पर बैठ जाता था तो किसी को भी अपनी जगह से कहीं और जाने की अनुमति नहीं थी, और ना ही कोई अनुमति के बिना बाहर जा सकता था। तो इसका मतलब है दरबारी समाज में सामाजिक नियंत्रण का व्यवहार, दरबार में बिल्कुल मान्य संबोधन होता होगा, शिष्टाचार की नीति थी, ठीक है, बोलने का ध्यानपूर्वक निर्धारित किए गए नियम होता था, चलने का नियम होता था। शासक की तरफ अगर जा रहे हो तो पीछे पीठ दिखाते हुए नहीं जाना, बिल्कुल पायबस और सिजदा का प्रचलन था।
जो बलबन ने बनाया लागू किया था। मतलब जमीन को चूमते हुए शासक के पांव की तरफ आगे बढ़ना, फिर शासक के पांव को चूमना और फिर उसी दिशा में रिटर्न आने के लिए आपको पीठ का इस्तेमाल नहीं करना है, उसी तरह से आपको पीछे मुड़ना है। आपकी सर का फेस सीधा शासक के तरफ ही रहेगी। तो थोड़ा ये जो कठोर नियम था, ठीक है, ये बिल्कुल ही दरबारी समाज का शिष्टाचार था और शिष्टाचार में जरा भी अगर उल्लंघन हो गया तो तत्काल देन एंड देयर उसे सजा दी जाती थी। शासक जो कहता था वही सजा उसको दिया जाता था। दरबार ये अकबरी अबुल फजल अकबर के दरबार का बड़ा ही सजीव विवरण देते हुए कहता है कि जब भी महामहिम अकबर के बारे में कहता है कि दरबार लगाते हैं तो एक विशाल ढोल पीटा जाता है और साथ साथ में अल्लाह का गुणगान होता है। लाजमी है, शासक इस्लामिक है, ठीक है, तो अल्लाह का गुणगान होगी ही होगी। और ढोल तो पीटा इसलिए गया है क्योंकि दरबार लगने वाला है और इस तरह सभी वर्गों के लोगों को सूचना मिल जाती है कि अभी अभी शासक का दरबार लगने वाला है। तो महामहिम के पुत्र, पौत्र, दरबारी और वे सभी जिन्हें दरबार में प्रवेश की अनुमति थी हाजिर होते हैं और कॉर्निश कर अपने स्थान पर खड़े रहते हैं। ख्याति प्राप्त विद्वजन, जो विशिष्ट जन हैं, जिनके पास अपनी कौशल का विशेष ज्ञान है, वह अपनी अभिव्यक्ति को आदरपूर्वक व्यक्त करता है। साथ ही न्याय अधिकारी अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करता है। समझिए, ये जजमेंट की रोल कर रहा है, प्ले कर रहा है और जज की भूमिका प्ले कर रहा है। जज है कौन? तो शासक है, लेकिन प्ले करने वाला कौन है? तो इनका मीडिएटर है, ठीक है। अब महामहिम अपनी सामान्य अंतर्दृष्टि के आधार पर आदेश देते हैं, यानी अपनी सोच समझ कर, अपनी बुद्धि और विवेक का इस्तेमाल कर आदेश देते हैं कि सभी मामलों को संतोषप्रद ढंग से निपटा लिया जाए। शासक का मूड अगर फ्रेश है तो लाजमी है किसी के ऊपर कार्रवाई होने की संभावना नहीं रहती थी, लेकिन अगर शासक का मूड फ्रेश नहीं है, उनका मन थोड़ा घबराहट में है, तो सारे अधिकारियों की बैंड बज जाती थी। यानी सारे अधिकारी डरे और सहमे रहते थे कि कहीं ऐसा ना हो कि किसी कारणवश मेरे ऊपर गाज गिर जाए और मुझे दंड मिल जाए। तो आप सोचिए कि इस पूरे समय के दौरान विभिन्न देशों से आए तलवारिये व पहलवान अपने को तैयार रखते हैं। अब सोचिए, पहलवान भी तैयार है और तलवारबाजी भी तैयार है कि किसी को सजा देनी है, किसी को काटनी है, तो वो बिल्कुल देने देर इमीडिएट हो जाएगा, ठीक है, सजा उसको मिल जाएगी। कितनी खौफनाक तरीके से दरबार लगता था। अगर शासक का मूड फ्रेश है तो दरबार बिल्कुल ही शांति प्रिय रहता था। फिर भी महिला तथा पुरुष गायक अपनी बारी की प्रतीक्षा में रहते थे, तो इंटरटेनमेंट का भी यहाँ साधन किया गया था, ठीक है। चतुर बाजीगर और मजाकिया कलाबाज भी अपने कौशल और अपने दक्षता का प्रदर्शन करने के लिए उत्सुक रहता था, ठीक है। कॉर्निश औपचारिक अभिवादन का एक ऐसा तरीका था जिसमें दरबारी दाएं हाथ की तलहत्ती को ललाट पर रखकर आगे की ओर सिर झुकाते थे और यह इस बात का प्रतीक था, ठीक है, कि कॉर्निश करने वाला व्यक्ति अपने इंद्रिय और मन के स्थल को हाथ लगाते हुए झुककर विनम्रता के साथ शाही दरबार में अपने को प्रस्तुत कर रहा है। वही बातें जो मैंने कहा, चूमकर आगे की ओर बढ़ना, ठीक है, उस प्रोसेस को, वह जो प्रक्रिया थी, अभिवादन करने का जो तरीका है, उसे हम कॉर्निश के नाम से जान लें, ठीक है, जो आपका बुक में दिया गया है। अब देखिए, शासक को किए गए अभिवादन के तरीके से उसका जो पदानुक्रम था, ठीक है, उस व्यक्ति की हैसियत का पता चलता था। जैसे जिस व्यक्ति के सामने ज्यादा झुककर अभिवादन किया जाता था, उस व्यक्ति की हैसियत ज्यादा ऊंची मानी जाती थी
अब जरा सोचिए कि जो हम लोग नमस्ते करते हैं, जो हम लोग प्रणाम पाते करते हैं, ठीक है, इसमें भी कई तरीके हैं। जो हम लोग हैंड को मिलाते हैं स्वागत करने के लिए, इसमें भी तरीका है। तो यहाँ पर भी एक हैसियत को आंकने का तरीका था कि आत्मनिवेदन का उच्चतम रूप सिजदा था या दंडवत लेटना था, अभी मैंने आपको बतलाया है। तो शाहजहां के शासनकाल में इन तरीकों के स्थान पर शाहजहां ने पैबर्स और सिजदा को समाप्त कर दिया। पैबर्स मीन्स पाँव को चूमते हुए आगे बढ़ना, सिजदा मीन्स झुककर चलना, ठीक है। तो इन तरीकों को समाप्त कर उन्होंने क्या चीज का अपनाया? तो इन्होंने क्या किया कि 4 तस्लीम तथा जमी बोसी, जमीन चूमना के तरीके अपनाए गए, ठीक है। अब 4 तस्लीम क्या है, जरा इस चीज को समझिए आप। अभिवादन का 4 तस्लीम तरीका दाएं हाथ को जमीन पर रखने से शुरू होता है। इसमें तलहथी, ठीक है, ऊपर की ओर, दाएं हाथ को नीचे रखिए, तलहथी ऊपर की ओर रहेगा। इसके बाद हाथ को धीरे धीरे उठाते हुए व्यक्ति खड़ा होता है, ठीक है, तथा तलहथी को सिर के ऊपर रखता है। ऐसी तस्लीम 4 बार की जाती है, ठीक है, 4 बार की जाती है। यानी दाएं हाथ को तलहथी को ऊपर रखते हुए नीचे जमीन से सटाकर अपने सर के ऊपर 4 बार रखने हैं। और तस्लीम का शाब्दिक अर्थ होता है आत्मनिवेदन। ये उर्दू लफ्ज है या फारसी लफ्ज है, जो भी हो, तस्लीम का शाब्दिक अर्थ आपको याद रखने हैं आत्मनिवेदन है। तो मुगल दरबार में राजनयिक दूतों संबंधी जो नयाचारों में भी ऐसी ही स्पष्टता देखने को मिलती थी। अब मुगल बादशाह के समक्ष प्रस्तुत होने वाले राजदूत से यह अपेक्षा की जाती थी कि वह अभिवादन के मान्य रूपों में से एक या तो झुककर अथवा जमीन को चूमकर अथवा फारसी रिवाज के मुताबिक छाती के सामने हाथ बांधकर तरीके से अभिवादन करे। इसके संदर्भ में जेम्स के अंग्रेज दूत टॉमस रो ने यूरोपीय रिवाज के अनुसार जहांगीर के सामने केवल झुककर अभिवादन किया और इसके बाद बैठने के लिए कुर्सी का आग्रह कर पुनः दरबार को अचंभित कर दिया, ठीक है, बैठने के लिए। अब बादशाह अपने दिन की शुरुआत सूर्योदय के समय कुछ व्यक्तिगत धार्मिक प्रार्थना भी किया करते थे और इसके बाद वह पूर्व की ओर मुंह किए एक छोटे छज्जे अर्थात झरोखे में आता था, ठीक है। और इसके नीचे लोगों की भीड़, सैनिक है, व्यापारी है, शिल्पकार है, किसान है, बीमार बच्चों के साथ औरतें हैं, बादशाह की एक झलक पाने के लिए इंतजार करती थी। मतलब उनको पता था कि बादशाह अभी उठेंगे और सुबह उठने का टाइम पता चल जाता था। साथ ही बादशाह पूजा करेंगे, ठीक है, अपनी, और पूजा करने के बाद फिर वह एक छोटी सी जो झरोखा प्लेस था वहाँ जाकर सबों को देखता था और सारे लोग उस झरोखे में बादशाह की तस्वीर को देखने के लिए उतावलेपन में रहता था। अकबर द्वारा शुरू की गई झरोखा दर्शन की प्रथा का उद्देश्य, ये इस प्रथा को शुरू जो किया था वह अकबर था, ठीक है, ये भी आपको याद रखने हैं। जन विश्वास के रूप में शाही सत्ता को की स्वीकृति को और विस्तार देना था। फिर आप पाएंगे कि सब ये बारात दरअसल हिजरी कैलेंडर के 8वें महीने अर्थात 14वें सावन को पड़ने वाली पूर्ण चंद्र रात्रि है। भारतीय उपमहाद्वीप में प्रार्थनाओं और आतिशबाजियों के खेल द्वारा इस दिन को मनाया जाता है और ऐसा माना जाता है कि इस रात मुसलमानों के लिए आगे आने वाले वर्ष का भाग्य निर्धारित होता है और पाप माफ कर दिए जाते हैं। फिर आप नेक्स्ट बॉक्स में देखिए, लिखा है रत्न जड़ित सिंहासन। आगरा महल के सार्वजनिक सभा भवन में रखे शाहजहां के रत्न जड़ित सिंहासन तख्त ये गुस्सा के बारे में बादशाहनामा में लिखा है कि सिंहासन की भव्य संरचना में एक छतरी है जो 12 कोणीय स्तंभों पर टिकी हुई है। 12 मतलब 12 कोणीय स्तंभों पर टिकी हुई है और इसकी ऊंचाई सीढ़ियों से गुंबद तक 5 क्यूबिक यानी लगभग 10 फुट है। अपने राज्यारोहण के समय महामहिम ने यह आदेश दिया
कि 86 लाख रुपए के रत्न तथा बहुमूल्य पत्थर और 1 लाख तोला सोना, जिसकी कीमत 14 लाख रुपए है, से इसे सजाया जाना चाहिए। इसका मतलब है सिंहासन की साज सज्जा में 7 वर्ष लग गए और इसकी सजावट में प्रयुक्त जितने भी बहुमूल्य पदार्थ थे, ठीक है, उसका इस्तेमाल किया गया। पत्थरों में रूबी का पत्थर था जिसकी कीमत 1 लाख रुपए थी। सोचिए, रूबी का पत्थर जिसकी कीमत 1 लाख रुपए थी, जिसे शाह अब्बास सुफावी ने दिवंगत बादशाह जहांगीर को भेजा था। और इस रूबी पर महान बादशाह तैमूर साहिब ये किरान, मिर्जा शाहरुख उर्फ मिर्जा उलुग बेग और शाह अब्बास के साथ साथ अकबर और जहांगीर और स्वयं महामहिम के नाम अंकित थे। आपसे पूछा जा सकता है ऑब्जेक्टिव में, रत्न जड़ित सिंहासन में किनका किनका नाम अंकित था। देखिए, है ना, चित्र 9.9 में देखिए, आगरा में विवाह से पूर्व शहजादे औरंगजेब का सम्मान करते हुए शाहजहां। बादशाह नामा में प्रयाग द्वारा की गई चित्रकारी। झरोखे में 1 घंटा बिताने के बाद बादशाह अपनी सरकार के प्राथमिक कार्यों के संचालन हेतु सार्वजनिक सभा भवन, जिसको दीवान ये आम कहते हैं, में आता था। वहां राज्य के अधिकारी रिपोर्ट प्रस्तुत करते तथा निवेदन करते थे, ठीक है, और 2 घंटे बाद बादशाह दीवान ये खास में निजी सभाएं और गोपनीय मुद्दों पर चर्चा करता था। राज्य के वरिष्ठ मंत्री उसके सामने ये अपनी याचिकाएं प्रस्तुत करते थे और कर अधिकारी हिसाब का ब्यौरा देते थे। कभी कभी बादशाह उच्च प्रतिष्ठित कलाकारों के कार्यों अथवा वास्तुकारों, जो मीमार था, के द्वारा बनाए गए इमारतों के नक्शे को देखता था। यानी बादशाह बिल्कुल ही प्रशासनिक कार्यों पर बेहतर तरीके से निगरानी रखने के लिए दीवान ये आम का इस्तेमाल करता था, ठीक है। सिंहासनारोहण की वर्षगांठ, जब बादशाह अपनी राजगद्दी पर बैठता था, उसकी वर्षगांठ, ईद, सब ये बारात तथा होली जैसे कुछ विशिष्ट अवसरों पर दरबार का माहौल जीवंत हो उठता था। सजे हुए डिब्बों में रखी सुगंधित मोमबत्तियां और महल की दीवारों पर लटक रहे रंग बिरंगे बंधनवार आने वालों पर आश्चर्यजनक प्रभाव छोड़ते थे। यानी कलाकारी उस समय भी होती थी, सजावट उस समय भी होती थी। मुगल शासक वर्ष में 3 मुख्य त्यौहार मनाया करते थे। ये भी आपको बिल्कुल ही याद रखने हैं कि मुगल शासक वर्ष में 3 मुख्य त्यौहार मनाया करते थे, ठीक है। सूर्य वर्ष और चंद्र वर्ष के अनुसार शासक का जन्मदिन और बसंत आगमन पर फारसी नववर्ष नौरोज, ठीक है। एक जन्मदिन पर शासक को विभिन्न वस्तुओं से तौला जाता था और बाद में ये वस्तुएं दान में बांट दी जाती थी। शाही परिवारों में विवाहों का आयोजन काफी खर्चीला होता था। 1633 ईस्वी में दारा शिकोह और नादिरा राजकुमार परवेज की पुत्री के विवाह की व्यवस्था राजकुमारी जहान आरा और दिवंगत महारानी मुमताज महल की प्रमुख नौकरानी सती उन निसा खानुम द्वारा की गई। शादी के उपहारों के प्रदर्शन की व्यवस्था बिल्कुल दीवान ये आम में ही की गई थी। बादशाह तथा हरम की स्त्रियां दोपहर में इसे देखने के लिए आई, ठीक है, तथा शाम के समय अभिजात वर्ग यहां आए, यानी अमीर लोग आए। दुल्हन की मां ने भी इसी तरह उसी विशाल कक्ष में उपहारों को सजाया था। शाहजहां इन्हें देखने के लिए वहां गया और हिनाबंदी यानी मेहंदी लगाने की रस्म दीवान ये खास में अदा की गई। दीवान ये आम बिल्कुल सभा कक्ष था, लेकिन दीवान ये खास बिल्कुल खास लोगों के लिए था। और दरबार में उपस्थित व्यक्तियों के बीच पान है, इलायची है और मेवे बांटे गए। विवाह पर कुल 32 लाख रुपए खर्च हुए थे, जिसमें 6 लाख रुपए शाही खजाने से और 16 लाख रुपए जहां आरा मुमताज महल द्वारा आरंभ में अलग से रखे गए रुपयों को मिलाते हुए। यानी मुमताज महल 16 लाख रुपए स्वयं को अलग ही रखी थी और 6 लाख बिल्कुल राजकोषीय खजाने से लिया गया, ठीक है। अब शेष दुल्हन की मां द्वारा दिए गए थे। तो बादशाह नामा से लिए गए इन चित्रों में इस अवसर से जुड़ी कुछ गतिविधियों को दिखाया गया है, ठीक है। देखिए, दारा शिकोह का विवाह, ठीक है।
6.3 में आप पाएंगे पदवियां, उपहार और भेंट। तो लाजमी है कि शासक को उपहार मिलेगा ही मिलेगा। तो ऐसी पदवियां भी मिलती थी और भेंट भी, यानी राज्याभिषेक के समय अथवा या तो फिर किसी शत्रु पर विजय पाने के बाद मुगल बादशाह विशाल पदवियों को ग्रहण करता था। शासक जब कभी अभियान पर होते थे, लगता था कि कोई राज्य को पराजित करना है, उस राज्य को हस्तगत कर लेना है, और जब वह वहां जीत जाता था, ठीक है, तो जीते हुए राज्य के प्रति वह अपनी एक विशाल उपाधि धारण करते थे और कुछ अपने अधिकारियों को उपहार भी देते थे, प्लस भेंट भी स्वीकार करता था। तो मुगल सिखों पर राजसी न्याचार के साथ शासनरत बादशाह की पूरी पदवी होती थी। अब समझिए जरा बात को कि योग्य व्यक्तियों को पदवियां देना मुगल राजतंत्र का एक महत्वपूर्ण पक्ष था। यानी पुरस्कार और दंड की व्यवस्था प्रशासन में बेहतरीन तरीके से लागू किया था। जो काम में निपुण होता था, जो बेहतर तरीके से प्रशासनिक काम को निपटारा करता था और खास करके विश्वास करके पूरी विश्वसनीयता के साथ, पूरी ईमानदारी के साथ, तो उन्हें इनाम दिया जाता था, उन्हें भेंट दिया जाता था, ठीक है, और उन्हें उपहार दिया जाता था। आप इसी में से देख लीजिए, एक हैं उच्चतम मंत्रियों में से एक को दी जाने वाली आसफ खान की पदवी का उद्भव पैगंबर शासक सुलेमान के कल्पित मंत्री से हुआ था। और औरंगजेब ने अपने दो उच्च पदस्थ अभिजातों, किसको, जय सिंह और जसवंत सिंह को मिर्जा राजा की पदवी प्रदान की। ये दोनों हिंदू थे, बट औरंगजेब के खास और विश्वास व्यक्ति थे, ठीक है, विश्वास समित थे, और औरंगजेब के अभियानों में इन्होंने बिल्कुल ईमानदारी पूर्वक विजयी हासिल किया, ठीक है। फिर इसी प्रकार आप देखेंगे कि मीर खान ने अपने नाम में अलिफ अर्थात य अक्षर लगाकर उसे अमीर खान करने के लिए औरंगजेब को 1 लाख रुपए देने का प्रस्ताव किया। अब सोचिए कि सिर्फ पदवी लेने के लिए अगर कोई व्यक्ति उस जमाने में 1 लाख रुपया दे रहा हो शासक को, तो इससे बड़ी बात और क्या हो सकती है। अन्य पुरस्कारों में सम्मान का जामा, खिल्लत भी शामिल था, जिसे पहले कभी न कभी बादशाह द्वारा पहनाया गया हुआ होता था। इसलिए यह समझा जाता था कि अगर बादशाह के आशीर्वाद का प्रतीक है, ठीक है, सरप्पा, सर से पांव तक एक अलग उपहार था, और इस उपहार के 3 हिस्से हुआ करते थे, जैसे जामा, पगड़ी और पटका। जामा, पगड़ी और पटका, ये 3 हिस्से हुआ करते थे। तो बादशाह द्वारा अक्सर रत्न जड़ित आभूषण भी उपहार के रूप में दिए जाते थे। तो लाजमी है कि इस तरह के उपहार इतने विश्वस्त व्यक्ति को वह देते होंगे, समझ सकते हैं आप लोग कि जरा भी उनके मन में शासक के प्रति या किसी अमीर के प्रति ईर्ष्या नाम की चीज नहीं रहती होगी। आप समझिए इस बात को जरा, शासक का वह विश्वस्त गुप्तचर होता होगा। अब बहुत खास परिस्थितियों में बादशाह कमल की मंजरियों वाला रत्न जड़ित गहनों को भेंट करता था। देखिए, पगड़ी रखने के लिए काम आने वाला एक मुगलकालीन डिब्बा। अब सोचिए उस दौरान पगड़ी रखने के लिए एक स्पेशल डिब्बा बनाया गया था, और वह भी मुझे नजर आ रहा है कि ये तांबा का बनाया गया है, ठीक है। एक दरबारी बादशाह के पास कभी खाली हाथ नहीं जाता था। एक भी दरबारी, सोचिए, वह या तो नज्र के रूप में थोड़ा धन या पेशकश के रूप में मोटी रकम बादशाह को पेश करता था। खास करके राजनयिक संबंधों में उपहारों को सम्मान और आदर का प्रतीक माना जाता था। मतलब दूसरे राज्य का अगर कोई राजा बादशाह से भेंट करने के लिए जा रहा है, तो वह निश्चित रूप से उपहार लेकर के ही आता होगा और जाता होगा। बादशाह को खुश रखने के लिए, उसके साथ रिश्ते मजबूत बनाने के लिए, ठीक है, इस तरह के चलते वे उपहारों के साथ अपने रिश्ते को मजबूत बनाया करते थे। साथ ही साथ आप पाएंगे कि ये जो होता है राजनीतिक राजदूत प्रतिद्वंदी जो हैं, राजनीतिक शक्तियों के बीच संधि और संबंधों के जरिए समझौता करवाने के लिए भी कार्य करते थे। ये उपहार बहुत बड़ा काम करवाता है, ठीक है। लेकिन ऐसा उपहार चलने का प्रचलन हो गया
कि आज इसको घूस ही कहा जाए तो कोई शक नहीं है कि आप दीजिए और कोई काम करने के लिए उसको मना लीजिए। महाशय, सामान में भी आप उपहार देते हैं, वह भी एक घूस ही है। अगर आप पैसे से देते हैं तो वह सरासर गलत है, वह तो घूस है ही है। इसलिए उपहार देना और लेना मैं समझता हूँ उचित नहीं है। और बादशाह रोक नहीं पाते थे क्योंकि स्वयं बादशाह थे, ठीक है। उसने आसफ खान को जो अंगूठी भेंट की, ठीक है, वह उससे केवल इसलिए वापस कर दी गई क्योंकि वह मात्र 400 रुपये मूल्य की थी। समझिए इस बात को, 400 रुपये मूल्य की थी। अगला है शाही परिवार। पॉइंट 7 है कि हरम शब्द का प्रयोग प्रायः मुगलों की घरेलू दुनिया की ओर संकेत करने के लिए होता है। शाही हरम, देखिए हरम वस्तुतः इसका तात्पर्य होता है, एक फारसी वर्ड है और इस फारसी वर्ड का मीनिंग होता है पवित्र स्थान हरम में, ठीक है। और मुगल परिवार में जो बादशाह की जितने जो अपने निजी परिवार थे, चाहे वह उनकी पत्नी हो, उपपत्नियां हों या उसके नज़दीकी और दूर के रिश्तेदार, माता, सौतेली, उपमाताएं, बहन, पुत्री, बहू, चाची, मौसी, बच्चे इत्यादि, महिला परिचारिकाएं या उसके गुलाम होते थे, ये सभी बिल्कुल उसी जगह पर रहते थे, ठीक है। और बहुविवाह की प्रथा जो भारतीय उपमहाद्वीप में विशेषकर शासक वर्गों में व्यापक रूप से प्रचलित था। तो राजपूत कुलों और वह मुगलों दोनों के लिए विवाह राजनीतिक संबंध बनाने और मैत्री संबंध स्थापित करने का एक तरीका था। तो क्लियर है कि राजपूत, बहुत सारे राजपूत रानियों का विवाह मुगलों के साथ कर दिया गया, ठीक है, मुगल शासकों के साथ कर दिया गया और मुगल शासकों ने भी किया। और ये दोनों जो विवाह हुए हैं केवल और केवल राजनीतिक समीकरण को संतुलित करने के लिए हुआ है, ठीक है, एक दूसरे के क्षेत्र पर अति आक्रमण हो इसलिए हुआ है, ठीक है। तो यहाँ आप पाएंगे कि ये बिल्कुल विवाह को पुत्री स्वरूप अगर शासक को भेंट करते थे राजपूत लोग, ठीक है, राजपूत कुल के शासक, अब भेंट स्वरूप प्रदान कर दिया और क्षेत्र भी उपहार में दे दिया और बदले में वह अपनी सुरक्षा को सुनिश्चित किया। तो इस तरह की परंपराएं बिल्कुल मुगल काल में जारी रही है, ठीक है। और मुगल बंधुता के एक व्यापक तंत्र का इससे निर्माण हो गया और यही कारण है कि इससे वे महत्वपूर्ण वर्गों से जुड़े और एक बृहद साम्राज्य को इकट्ठा रखने में मदद किया। तो मुगल परिवार में शाही परिवारों से आने वाली स्त्रियों जैसे बेगम और अन्य स्त्रियों को अगहा कहा जाता था, जिनका जन्म कुलीन परिवार में नहीं हुआ था, ठीक है, में अंतर रखा जाता था। दहेज, जिसको हम मेहर के नाम से अच्छा खासा नगद और बहुमूल्य वस्तुएं लेने के बाद विवाह करके आई बेगमों को अपने पतियों में स्वाभाविक रूप से अगाहों की तुलना में अधिक ऊंचा दर्जा और सम्मान मिलता था, ठीक है। तो ये सारी रस्म और रीति रिवाज वे अपने आप को निभाया करते थे। फिर आप पाएंगे कि इन सभी नगद मासिक भत्ता सबको, मान लीजिए कोई महिलाएं अगर बुजुर्ग हो चुकी हैं या मुगल शासक का ही कोई महिला है, ठीक है, जो प्रेजेंट में शासक बना है उससे इतर में है, तो उसको वेतन इत्यादि जो है मासिक पेंशन दिया जाता था, समझिए, उसको मासिक भत्ता दिया जाता था, सारी सुविधाएं दी जाती थी। तो इस तरह की व्यवस्था वहाँ प्रचलित था। हालांकि आप पाएंगे कि प्रेम तथा मातृत्व ऐसी स्त्रियों को विधिसम्मत विवाहित पत्नियों के दर्जे तक पहुंचाने में महत्वपूर्ण भूमिका अदा किया करते थे। फतेहपुर सीकरी में आंतरिक कमरों का एक हिस्सा, जाइए कभी घूमिए आप लोग, आगरा घूमिए, ताजमहल घूमिए, ठीक है, किला घूमिए। पत्नियों के अतिरिक्त मुगल परिवार में अनेक महिला और पुरुष जो होते थे वो गुलाम के रूप में लाए जाते थे और इस गुलाम का इस्तेमाल मुगल दरबार की सेवा करने में होता था, ठीक है। वे साधारण से साधारण कार्य से लेकर वो बिल्कुल ही कौशल रहता था, उनकी निपुणता बुद्धिमत्ता के अलग अलग कार्यों के अनुसार से वो संपादन करता था। तो गुलाम, हिजड़े, ख्वाजासर परिवार के अंदर और बाहर के जीवन में रक्षक, नौकर और व्यापार में दिलचस्पी लेने वाली महिलाओं के एजेंट होते थे। मतलब हिजड़े का भी मुगल काल में बहुत ही बखूबी तरीके से इस्तेमाल किया गया है, ठीक है, खास करके जासूस के रूप में।
अब पाएंगे कि नूरजहां के बाद मुगल रानियों और राजकुमारियों ने महत्वपूर्ण वित्तीय स्रोतों पर नियंत्रण रखना शुरू कर दिया। अब देखेंगे कि शाहजहां की पुत्रियां जहां आरा और रोशन आरा को ऊंचे शाही मनसबदारों के समान वार्षिक आय होती थी, तो इनके इनकम भी कम नहीं थे। जहां आरा को सूरत के बंदरगाह नगर, जो कि विदेशी व्यापार का एक लाभप्रद केंद्र था, से राजस्व प्राप्त होता था। यहां भी सोचिए फिक्स कर दिया गया है कि जहां आरा को कहां से पैसे मिलने हैं, कहां से उनकी भरपाई होगी। तो संसाधन पर नियंत्रण ने मुगल परिवार की महत्वपूर्ण स्त्रियों को इमारतों और बागों के निर्माण का अधिकार दे दिया। सोचिए, महत्वपूर्ण जो स्त्रियां थी मुगल काल में, वे इस चीज को काम कर सकती थी। अब अमीर वर्ग हैं, ठीक है, सम्भ्रांत परिवार हैं, तो लाजमी है कि महिलाएं शिक्षा से भी निपुण हो जाती थी, धन दौलत से भी निपुण हो जाती थी, कभी कभी रणनीति में भी निपुण हो जाती थी और नीति को बनाने में भी। अब जहां यारा ने शाहजहां की नई राजधानी शाहजहानाबाद दिल्ली की कई वास्तुकलात्मक परियोजनाओं में हिस्सा लिया। सोचिए, ये बिल्कुल इस जहां आरा की खुद की कवायद है और वह खुद के इंटरेस्ट लेकर के निर्माण करवा रही है। इनमें से आंगन व बाग के साथ एक 2 मंजिली भव्य कारवां सराय थी। शाहजहानाबाद के हृदय स्थली चांदनी चौक की रूपरेखा जहां यारा द्वारा बनाई गई थी। अब सोचिए जरा, आज जो दिल्ली की चांदनी चौक है वह जहां यारा के द्वारा बनवाई गई है। शाहजहां ने सिर्फ निगरानी किया, फंडिंग इनको कहीं और दे रखा, और ये बिल्कुल ही कर रहे हैं जिस प्रकार आज की फीमेल्स, ठीक है, इसमें बुरा मानने की कोई बात ही नहीं है। मान लिया जाए भरा पूरा परिवार है, तो वह चाहती हैं कि हमारा भी कुछ इस तरह का मकान हो, हमारा भी इस तरह का फ्लैट हो, हमारे पास भी एसी हो, फ्रिज हो, सारी तमाम सुविधाएं हो, और हम भी कहीं अच्छे तरह से एक शांतिपूर्वक जीवन बिताने के लिए बड़ा सा बागान हो। तो ठीक उसी प्रकार का नजरिया यहां भी रहा था। गुलबदन बेगम द्वारा लिखी गई एक रोचक पुस्तक है हुमायूं नामा, और हुमायूं नामा से हमें मुगलों की घरेलू दुनिया की एक झलक मिलती है। तो गुलबदन बेगम ने हुमायूं नामा की रचना की। अब स्वयं गुलबदन बेगम तुर्की और फारसी भाषा में धारा प्रवाह लिख सकती थी, यानी शिक्षा उन्होंने हासिल किया था, तुर्की भाषा को सीखा था, फारसी भाषा को सीखा था। जब अकबर ने अबुल फजल को अपने शासन का इतिहास लिखने के लिए नियुक्त किया, ठीक है, तो उसने अपनी चाची से बाबर और हुमायूं के समय के अपने पहले संस्मरणों को लिपिबद्ध करने का आग्रह किया, ताकि अबुल फजल उनका लाभ उठाकर अपनी रचनाओं को पूरा कर सके। तो गुलबदन बेगम ने जो लिखा वह मुगल बादशाहों की प्रशस्ति नहीं थी, ठीक है, बल्कि उसने राजाओं और राजकुमारों के बीच चलने वाले संघर्ष, तनाव के साथ ही इनमें से कुछ संघर्षों को सुलझाने में परिवार की उम्रदराज स्त्रियों के महत्वपूर्ण भूमिकाओं के बारे में विस्तार से बताया।